प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 18 पढ़ेंगे, जो कि एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। इस साक्षात्कार का शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। तुनक मिजाज का अर्थ होता है छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना। ये साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने लिया है। आपको बेटा पता ही है कि साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू प्रसिद्ध व्यक्तियों का ही लिया जाता है। तो इस साक्षात्कार के अंतर्गत विनीता पांडे जी ने खेल जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी का इंटरव्यू लिया था। धनराज पिल्ले जी हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं। उन्होंने अपने इस साक्षात्कार के अंतर्गत यह बताने की कोशिश की है कि उनका जो जीवन था वो किस प्रकार मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वे उन मुश्किलों से घबराए नहीं। उन्होंने अपने पैरों को पीछे नहीं खींचा, अपितु इन मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर हर एक सफल व्यक्ति अपने आप को देखना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो साक्षात्कार है विनीता पांडे जी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। बेटा यहाँ पर जो ये शीर्षक है पाठ का, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, ये वास्तव में धनराज पिल्ले जी का एक कथन है जो कि विनीता पांडे जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। संपादित अंश का अर्थ है वह अंश जो अखबारों, मैगज़ीनों या कहीं पर भी छपा हुआ हो, मतलब लोगों में चला गया हो। तो ये जो इंटरव्यू है ये उस समय लिया गया था जब धनराज पिल्ले जी 35 वर्ष के हो गए थे। तो विनीता जी क्या कहती हैं? विनीता जी धनराज पिल्ले जी से पहला प्रश्न पूछते हुए कहती हैं कि रुड़की, यहाँ पे खिड़की लिखा हुआ है, वास्तव में ये शब्द रुड़की है। रुड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पर विनीता जी धनराज पिल्ले जी से उनके जन्म से लेकर अब तक के समय के विषय में पूछ रही हैं, क्योंकि धनराज जी का जो जन्म था वो पुणे में हुआ था, एक बहुत ही छोटी सी गली, बहुत ही छोटे से मकान में हुआ था। लेकिन आज के समय में वो मुंबई के एक पॉश इलाके में, जिसका नाम था हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही पॉश इलाका, बहुत ही कॉस्टली जो क्षेत्र था वहाँ रहते थे, बहुत ही महंगे क्षेत्र में रहते थे। तो वो कहती हैं कि आपका वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र बहुत ही लंबा था, और हमने ये भी सुनने में आया है कि बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। तो आप हमें अपने उस सफ़र के बारे में बताइए कि आपने किस तरह से यहाँ से बहुत ही नीचे से उठकर आपने आकाश के सितारों तक अपने हाथ को पहुँचाया है, अपने आप को पहुँचाया है। तो धनराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। हमारे पास ज़्यादा अधिक रिसोर्सेज नहीं होते थे, हम बहुत गरीब थे। मतलब हमारा जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, और जो मेरे दो बड़े भाई थे वो हॉकी के खेल के शौकीन थे, और मुझे भी उन दोनों बड़े भाइयों को देखकर ही हॉकी में रुचि हुई। कहने का अभिप्राय है, जब बड़े बच्चे घर में कोई खेल खेलते हैं तो वो दूसरे उनको देखकर उनसे फैसिनेट होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो धनराज पिल्ले जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब अपने बड़े भाइयों को हॉकी खेलते हुए देखा तो उनकी रुचि भी हॉकी के
खेल को खेलने में हो गई। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी, जैसे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो बहुत गरीब थे। इसी वजह से उनके दोनों बड़े भाइयों के पास तो हॉकी थी, लेकिन इनके पास हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। तो वो कहते हैं कि मुझे हॉकी खेलने के लिए अपने दोस्तों से, मित्रों से मदद लेनी पड़ती थी। आगे वो बताते हैं कि मुझे वो हॉकी स्टिक ऐसे ही नहीं मिल जाती थी। इसके लिए मुझे बहुत ही धैर्य से काम लेना पड़ता था, बहुत ही, क्योंकि जब उनके साथी खेल चुके होते थे, उनकी बारी समाप्त हो जाती थी और उनकी हॉकी स्टिक खाली हो जाती थी, तभी वह हॉकी स्टिक धनराज जी को खेलने के लिए देते थे। मतलब उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस रखकर अपनी बारी का वो इंतज़ार करते थे। तो आगे वो बताते हैं, मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। इस तरह से बचपन में उनको हॉकी स्टिक के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, ये हमने पढ़ा। फिर वो बताते हैं कि मुझे पहली हॉकी स्टिक कब मिली। तो वो बताते हैं कि जब मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन जो है भारतीय हॉकी टीम के अंतर्गत हो गया, वे कैंप में हॉकी प्रैक्टिस के लिए गए, तब उनकी जो पुरानी हॉकी थी वो खाली हो गई, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से नई हॉकी स्टिक दी गई। इसलिए उनकी जो पुरानी हॉकी स्टिक थी वो धनराज पिल्ले जी को दे दी जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो वो कहते हैं कि मुझे वो पुरानी स्टिक दे दी गई थी, वो कीमती नहीं थी। ऑब्वियस है कि वो जो पुरानी थी तो उसकी कीमत उतनी नहीं थी, लेकिन धनराज जी के लिए वो बहुत कीमती थी, क्योंकि ये वास्तव में उनकी अपनी हॉकी स्टिक थी। उन्हें किसी दोस्तों के सामने, मित्रों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। वो जब चाहते अपनी हॉकी स्टिक से अपने खेल का प्रदर्शन कर सकते थे। आगे वो बताते हैं कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं 16 साल का था, दिखने में दुबला पतला और छोटे बच्चों जैसा चेहरा। आगे वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी इस हॉकी खेल का सफ़र 1985 में आरंभ किया, जब उनका जो सिलेक्शन था, जब उनका जो चुनाव था वो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी के अंतर्गत किया गया, तथा उन्होंने मणिपुर में इस खेल को खेला। और उस समय उनकी आयु केवल 16 साल की थी। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि वो बहुत गरीब थे, हो सकता है उनको खाने पीने की वैसी जो थी उनके लिए व्यवस्था ना होती हो जैसी कि चाहिए थी। इसी वजह से वो, उनका जो शरीर था वो बहुत ही दुबला पतला था, उनका चेहरा भी छोटे बच्चे के समान ही था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। आगे वो कहते हैं कि चाहे मेरा शरीर जो था वो बहुत कमज़ोर था, मतलब मैं बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन मेरा ऐसा ऑरा था, मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू का अर्थ होता है मेहनती। वो आगे कहते हैं, मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। यहाँ पर मैदान में मतलब खेल में, और मैदान से बाहर आम जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने जो भी किया अपने दम पर किया, अपने परिवार का भरण पोषण भी किया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मेहनती था, ना केवल मैदान में अपितु मैदान के बाहर भी, अपनी आम जिंदगी में भी। आगे कहते हैं 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1985 में उन्होंने जूनियर हॉकी की तरफ से खेला और 1986 में उनका जो सिलेक्शन था वो सीनियर टीम में भी हो गया। और सीनियर टीम में खेलने के लिए उन्हें मुंबई जाना पड़ा। आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं वो।
और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक्स के लिए नेशनल कैंप से ज़रूर बुलावा आएगा। आगे वो कहते हैं कि जब उनका सिलेक्शन सीनियर टीम में हो गया तो वे मुंबई आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने सबसे पहले मुंबई लीग में खेला, जिसमें उनके साथी खिलाड़ियों में उनका बड़ा भाई रमेश भी था। और दोनों भाइयों ने इस खेल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन प्रस्तुत किया। और इस प्रदर्शन को देखते हुए धनराज जी को लगा कि मुझे ओलंपिक्स के लिए तो अवश्य चुन लिया जाएगा, जो कि 1988 में होने था। पर वो बुलावा उनको नहीं आया। देखिए कि मुझे ओलंपिक्स के लिए नेशनल कैंप से ज़रूर बुलावा आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में भी नहीं था। मतलब उन जो खिलाड़ियों, जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, जो फालतू खिलाड़ी होते हैं, तो उन खिलाड़ियों की लिस्ट में भी धनराज जी का नाम नहीं था। वो बहुत ही निराश हो गए, वे बहुत मायूस हो गए, बड़ी मायूसी हुई। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। आगे वो कहते हैं कि मेरा उन्हें बहुत मायूसी हुई कि इतना शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनका जो सिलेक्शन था, उनका जो चुनाव था, वो ओलंपिक्स के लिए नहीं आया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और वे हॉकी को लेकर ही आगे बढ़ते रहे। और इसी के दम पर ही उनका एक साल बाद ही, मतलब 1979 में उनका जो सिलेक्शन था वो ऑलविन एशिया कैंप के ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए हो गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब मैंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैं एक के बाद एक जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। विनीता जी आगे धनराज पिल्ले जी से उनके विद्यार्थी जीवन के बारे में पूछती हुई कहती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज जी इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंच गया, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो जब विनीता जी ने उनसे उनके विद्यार्थी जीवन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पढ़ने में एकदम फिसड्डी थे। फिसड्डी का मतलब नालायक, कि उन्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, वो नहीं पढ़ते थे, उनके जो थे अंक जो थे वो बहुत कम आते थे। तो वो कहते हैं कि उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से जैसे तैसे करके उन्होंने 10वीं तक गए, मतलब 10वीं पास कर ली। उसके आगे उनकी बस हो गई, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनका सारा ध्यान हॉकी की तरफ था। वो सारा दिन हॉकी खेलते रहते थे, उन्हें पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। इसी वजह से उन्होंने 10वीं के बाद अपनी जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी। और वो आगे कहते हैं कि अगर वो हॉकी खिलाड़ी ना होते, क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, तो शायद वो एक चपरासी की नौकरी भी नहीं पा सकते थे। मतलब वो चपरासी बनने के लायक भी नहीं थे। उनकी जो शिक्षा थी वो इतनी भी नहीं थी कि चपरासी की नौकरी ही प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। वो कहते हैं कि मैंने कोई डिग्री नहीं मिली, मैंने कोई डिग्री नहीं पाई, ना ही मैं बीए हूँ, ना ही मैं एमए हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने हॉकी में इतनी मेहनत की है
कि मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, कि मेरी जैसी हॉकी कोई और नहीं खेल सकता। हंसते हुए आगे वो हंसते हैं और वो कहते हैं कि मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि मेरी शादी मेरी हॉकी के बेस पर ही हुई, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हॉकी खेलता था, मुझे सफलता जो थी वो हॉकी के कारण ही मिली। इसी वजह से मेरी जो शादी है मेरी इस हॉकी के खेल को देखते हुए ही हुई थी। इसीलिए उन्होंने हंसते हुए कहा कि शादी के लिए तो आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। यह सुनकर विनीता जी उनसे अगला प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हो? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तुनक मिजाज का अर्थ होता है छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाला। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध में आना, गुस्से से बोलना। तो जब विनीता जी उनके इस मिजाज क्या उनके इस गर्म स्वभाव के विषय में पूछती हैं, तो धनराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है, उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। जब विनीता जी उनके इस आक्रामक स्वभाव के विषय में, उनके इस गर्म स्वभाव के विषय में पूछती हैं, तो वो कहते हैं, तो वो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि मेरे इस स्वभाव का जो संबंध है मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि उनका सारा बचपन जो था वो अभावों से गुजरा है। उनके पास इतने अधिक धन दौलत नहीं थी कि वो अच्छे से रह सकें। इसी इसी वजह से वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। उनको ये लगता था कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा, कि जो भी चीज़ उनके पास है वो छिन जाएगी। इसी वजह से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। और इसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को भी देखा था कि उन्होंने हमारा जो पालन पोषण है वो कितनी कठिनाइयों को सहकर किया है। उन्होंने हमें ब्रॉटअप करने में कितनी मेहनत की है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरी तुनक मिजाजी है, मेरी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, कहीं ना कहीं मेरे इस बचपन से ही जुड़ा हुआ है, जो कि अभाव से भरा हुआ था, जो कि कमी से भरा हुआ था। आगे वो कहते हैं, मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। वजहें का मतलब होता है कारण, कि मेरी इस छोटी छोटी बात पर गुस्से करने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। बिना लाग लपेट एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सब कुछ साफ साफ बता देना। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दोहरा चरित्र रखते हैं। मेरे मन में जो है मैं वही कहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं तुनक मिजाज हूँ, और इस तुनक मिजाजी के पीछे बहुत सारे कारण हैं, और इन कारणों को मैं छिपाता नहीं हूँ, बल्कि बेधड़क बिना शर्म किए मैं इनके विषय में आपसे बात कर सकता हूँ, आपको बताता हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और को कई बार पछताना भी पड़ता है। तो ऑब्वियस है, ये हम कहते हैं ना कि हमें अपने बोलते हुए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसी वजह से धनराज जी कहते हैं कि कई बार मैं बोल तो जाता था, लेकिन अ, इस बोल के कारण कई बार मुझे पछताना पड़ता था कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आगे वो कहते हैं, मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, कि मैं अपने गुस्से को नहीं रोक सकता। अगर कोई मुझे दूसरा उकसाता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहता। वो कहीं ना कहीं वही अभावों से भरा जीवन था, जिसके कारण उनको ये लगता था कि सब उनका फ़ायदा उठाते हैं। इसी वजह से जब उन्हें कोई गुस्सा दिलाता था तो वे अपना गुस्सा उस पर उतार देते थे। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता था। उकसाना मतलब उनको जो है वो कहना,
उनको लड़ाई के लिए प्रेरित करना, उनको लड़ाई के लिए कहना या उनको ऐसी चीज़ें कह देना जिनसे उनके अंदर गुस्सा आ जाए। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा है, वही जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो बहुत करीब थी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उन्हें अपनी हॉकी स्टिक, एक इंसिडेंट उन्होंने बताया है कि उन्हें अपनी हॉकी स्टिक के लिए अपने दोस्तों के सामने जो था वो उनको बोलना पड़ता था और बड़ा ही धैर्य रखना पड़ता था हॉकी स्टिक पाने के लिए। इसी वजह से वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक चीज़ थी, उनको जो है वो हर छोटी मोटी चीज़ के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था, उन्हें आसानी से नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उनका जो स्वभाव था वो चिड़चिड़ा हो गया था। वो छोटी छोटी बात पर ही गुस्सा करते थे। चिड़चिड़ा होना ये भी एक मुहावरा है, मतलब छोटी छोटी बात पे ही गुस्सा हो जाना। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। भावुक का मतलब जो है नर्म दिल भी रखता हूँ। किसी भी इंसान को मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। कैसे भावुक कैसे हैं, मैं किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। तकलीफ़ मतलब दर्द, दुख। अगर किसी दोस्त में, मित्र में, मेरे परिवार में, किसी कोई भी या रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति भी क्यों नहीं है, कि अगर मैं किसी को भी तकलीफ़ में देख लेता हूँ, दर्द में देख लेता हूँ, तो मैं जो है वो उसकी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। ठीक है, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में शर्म महसूस नहीं होती। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे परिवार का बहुत महत्व है। मैं अपने परिवार को सबसे पहले रखता हूँ। अपने परिवार की हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देता हूँ। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में भी शर्म महसूस नहीं करता हूँ। मतलब मुझे कोई शर्म नहीं आती। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं आगे बढ़कर अपने लिए उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो विनीता जी ने जब उनके परिवार के विषय में पूछा तो वो उनका अगला प्रश्न जो था उनके परिवार से ही संबंधित था। तो देखिए विनीता जी ने अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, कि आपका परिवार आपके लिए क्या महत्व रखता है। धनराज जी इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। तो वो कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरी माँ का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि उन्होंने अपनी माँ को देखा कि उन्होंने कितने संघर्ष के साथ अपने परिवार का भरण पोषण किया, उनको आगे बढ़ाया, उनकी ज़िंदगियों को संवारा। इसी वजह से वो कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, वो सबसे छोटे थे, तो इसी वजह से माँ का प्रेम भी उन्हें सबसे अधिक मिला और उन्होंने भी अपनी माँ को सबसे अधिक चाहा। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा अपनी माँ से इतना प्रेम है कि चाहे मैं भारत में हूँ या फॉरेन में हूँ, कहीं पर भी हूँ, मैं रोज़ रात को अपनी माँ से अवश्य बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। विनम्र मतलब नम्र होना, नम्रता मतलब झुक के रहना, घमंड ना करना। तो यहाँ पर धनराज जी कहते हैं कि मेरी माता ने मुझे यह सीख दी कि मुझे जो है, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी तुम धन संपदा इकट्ठी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें कितनी भी प्रसिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती, लेकिन अपने अंदर अहंकार की भावना को मत आने देना। इसी वजह से उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है, मतलब अहंकार ना करने की सलाह दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। तो वो आगे बताते हैं कि मेरी माँ का मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान है और उसके बाद उनकी सबसे बड़ी भाभी कविता भी उनके लिए माँ के समान है और वह भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं।
अगला प्रश्न विनीता पांडे धनराज जी से पूछती हैं कि आपने कृत्रिम घास पर कब खेलना सीखा। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। तो वो क्या प्रश्न पूछ रही हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास जिसको हम एस्ट्रोटर्फ भी कहते हैं पर हॉकी कब खेली। इस प्रश्न के उत्तर में धनराज जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने सन 1988 1988 में मैं नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैथिया और जोकोविम क्वेलालो, ये बेटा एक विदेशी खिलाड़ियों के नाम हैं, मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे कि किस तरह से इन विदेशी खिलाड़ियों ने उन्हें एक बनावटी घास की तरफ वे उन्हें एक कोने में ले गए और उन्हें जो था इस बनावटी घास पर खेलने के गुण बताए थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। वो कहते हैं ये विदेशी खिलाड़ी तो मुझे ले गए और मुझे इनके गुण भी बता रहे थे क्योंकि मैंने इस घास को पहले कभी नहीं देखा और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हमारे विज्ञान ने क्या इतनी बड़ी उन्नति कर ली है, इतनी ज़्यादा उन्नति कर रही है कि वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो है प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसे हम अपनी तरफ से इंसान भी बना सकते हैं। तो इसी वजह से वो उस मैदान को छू कर देख रहे थे कि ये कैसा है जो इंसानों के द्वारा बना हुआ मैदान है। आगे वो कहते हैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो विनीता जी आगे कह रही हैं, पूछ रही हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। क्योंकि धनराज पिल्ले जी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अब वो पॉश इलाके में रहते थे, हो सकता है उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हों। तो विनीता जी ने अगला जो प्रश्न था वो ये पूछा कि आपके पास आपकी पहली कार कब आई, उसके विषय में बताइए। तो धनराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। अरमाडा एक कार का नाम है, कार कंपनी का नाम है, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे ख़रीदी थी और पहली कार का नाम था अरमाडा, जो कि एक सेकंड हैंड कार थी। मतलब नई कार, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई कार ख़रीद सकते, तो उन्होंने सेकंड हैंड कार ख़रीदी थी जो कि उनके एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। नामी मतलब मेरी बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा लेकर आए। तो वो कहते हैं कि मैं प्रसिद्धि तो मैं पा चुका था, लेकिन प्रसिद्धि के साथ मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे उतने पैसे नहीं मिले जितने कि मुझे प्रसिद्धि मिली। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था। वो कहते हैं चाहे मेरी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं अपने लिए कार को अफोर्ड कर सकूं। इसी वजह से वो कहते थे कि मैं मुंबई में जहाँ कहीं भी मुझे जाना था तो मैं ट्रेन और बसों का सहारा लेता था, क्योंकि टैक्सी का भाड़ा देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। तो वो अपना इंसिडेंट बताते हैं कि किस प्रकार मुझे यह पता चला कि अब मैं देश में प्रसिद्ध हो गया हूँ। वो कहते हैं कि एक बार, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि वे लोकल ट्रेन और बसों से सफ़र करते थे, तो ऐसे ही कभी एक प्रसिद्ध एक फ़ोटोग्राफ़र ने उनकी फ़ोटो खींच ली और जो है उसे अखबार में छाप दी। तो क्या हुआ,
अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो ये जो टाइटल था ये अखबार में चला गया। तब उन्हें पता चला कि लोग उनके नाम को जानते हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, कि लोग मेरे बारे में जान चुके हैं कि मैं कौन हूँ। अतः मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। वो कहते हैं मुझे प्रसिद्धि तो बहुत मिल गई, जैसे कि उन्होंने बताया, लेकिन प्रसिद्धि पैसा लेकर नहीं आती, ये ज़रूरी नहीं है। अतः उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। चाह कर भी ना तो प्राइवेट गाड़ियों में बैठ सकते थे, ना ही कार खरीद सकते थे। क्योंकि क्यों था ऐसा कि मैं जो कुछ भी, वो आगे बताते हैं कि मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था, कि मेरे पास जो भी मेरी इनकम होती थी उससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके भाई बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने परिवार को किस प्रकार अहमियत दी। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उनको ये पता था कि वो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, चाहते तो वो अपने लिए एक गाड़ी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को अहमियत दी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने पैसे जमा करके पहले तो अपनी बहन की शादी की और उसके पश्चात जो थोड़े बहुत पैसे बचते उसे अपनी माँ को जो था वो पुणे भेजने आरंभ कर दिए, ताकि उनका जीवन भी थोड़ा सा सुधर सके। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे पास आज फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने 2000 में, सन 2000 में ख़रीदा था, और वह किसी कॉरपोरेट हाउस, मतलब किसी ने मुझे इनाम के तौर पे नहीं दी, बल्कि वह तो मेरी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। आगे वो विनीता जी अगला प्रश्न उनसे पूछती हैं, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? वो कहते हैं कि आप अब सफलता के जिस छोर पर हैं उसका आपके लिए क्या महत्व है? आपने अपना 100% हॉकी को दे दिया, लेकिन बदले में अपने हॉकी से क्या, आपको क्या मिला? तो इस प्रश्न के उत्तर में वो बताते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, कि मैंने जब हॉकी खेलना आरंभ किया तो मुझे कुछ रुपए इनाम में मिलते थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। तो यहाँ पर उन्होंने तुलना की है कि पहले के खिलाड़ियों को उतना पैसा खेल में नहीं मिलता था जितना आज के खिलाड़ियों को प्राप्त होता है। मेरी पहली जिम्मेदारी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को ही पहले रखा। इसी वजह से वो उनके इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि मैंने सबसे पहले अपने परिवार के विषय में सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसी वजह से मैंने पहले अपने परिवार के विषय में सोचा। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। तो वो कहते हैं कि जब मैंने विदेश में हॉकी खेलनी आरंभ की, कोई मेरा मैच जो था जब विदेश में हुआ, उससे जो मुझे अर्निंग हुई उससे मैंने पुणे में एक फ़्लैट ख़रीदा जो कि छोटा सा था, लेकिन वो मैंने अपनी कमाई से ख़रीदा था। घर छोटा ज़रूर था पर हम सब के लिए काफ़ी था, क्योंकि वो मेहनती थे, संतोषी थे। हमने पहले भी देखा था ना कि उनमें धैर्य की भावना जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी, किस तरह से वो अपनी बारी
के आने का इंतज़ार करते थे। उन्हें स्टिक जब मिलती थी तभी वो खेलते थे, कभी किसी को प्रेशराइज़ नहीं करते थे। तो वो धैर्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि उन्होंने चाहे प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा पा ली थी, लेकिन फिर भी उनके पास उतने रिसोर्सेज अभी नहीं आए थे। उन्होंने मकान ख़रीदा था, उनका परिवार छोटा था, फ्लैट जो था जो उन्होंने ख़रीदा था वो छोटा था, पर वो कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो काफ़ी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो वो कहते हैं कि इस हॉकी के कारण, इस हॉकी के खेल के कारण ही महाराष्ट्र की सरकार ने मुझे ये फ्लैट जो पवई में है, जो कि बहुत ही कॉस्टली पॉश इलाके में है, जहाँ पे मैं आज रह रहा हूँ, जहाँ पे आप मुझसे ये इंटरव्यू लेने आई हैं, यह घर ऐसा घर है जिसे मैं शायद अपनी ज़िंदगी में अपनी कमाई से खरीदने का जो है वो खरीद नहीं सकता हूँ। और ये फ्लैट जो है मुझे सरकार ने मेरी हॉकी खेलने के इनाम के रूप में ही दिया है। अगला प्रश्न जो विनीता जी पूछती हैं, वो पूछ रही हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोगों में बहुत ही मशहूर हैं, उनके साथ मंच को साझा करना आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप बहुत ही जो है निर्धन परिवार से आए हैं और अब आप सफलता के उस छोर पर हैं जहाँ बहुत लोग नहीं पहुँच पाते। तो अब आपको कैसा महसूस होता है? धनराज जी इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो वो कहते हैं कि जब मैंने राष्ट्रपति जी के साथ मंच साझा किया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कितना खास हूँ, कि उन राष्ट्रपति जी से मेरा मिलन, कि जिनको एक झलक देखने के लिए भी लोग शायद तरस जाते हैं, मैं उनके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। तो मेरी कितनी अहमियत है, मैं कितना खास हूँ। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। और ये सब प्रतिष्ठा करता है प्रसिद्धि, और ये जो प्रसिद्धि है ये मुझे केवल हॉकी के कारण ही मिली है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि धनराज पिल्ले जी ने अपने जीवन को किस प्रकार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में आई हुई मुश्किलों से हार नहीं मानी, अपितु उन मुश्किलों का सामना करते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे तथा सफलता को प्राप्त किया। धन्यवाद।